अच्छा। सो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस वीडियो में आपने जो बेसिक टर्म्स पढ़ी है वो आपको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो सब क्लियर है तो अब आपको आगे की चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगी, क्योंकि हम इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो आफ्टर क्लास आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज एन एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, ठीक है। लेकिन बाकी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर अगर आपको फॉर एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। तो अब हमने पढ़ना है, हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन मेथड्स, ठीक है। सॉरी, कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन मेथड्स, ठीक है। कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, सही है। कौन कौन से मेथड होते हैं? नंबर वन आपका मेथड होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन। और नंबर टू हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस। बिल्कुल उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी है वो ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन में एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ओके जी। अच्छा, यूजफुल लाइफ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ यूज, मतलब कितने साल यूज होगा, ठीक है। मतलब जिस पिछली वीडियो में हमने एग्जांपल देखी थी कार की, तो उसमें उसकी जो यूजफुल लाइफ थी वो 10 ईयर्स थी, मतलब 10 ईयर्स आप उसको यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं यूजफुल लाइफ और नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ यूज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जी, लेट्स से कि लेट्स से एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है। जब भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो अच्छा, अब लेट्स से एक वैन है हमारे पास, ठीक है। ये एग्जांपल देते हैं, हमारे पास एक वैन है जिसकी कॉस्ट है $100, ठीक है। एक वैन है जिसकी कॉस्ट है $100। सॉरी, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं। वो छोटी ले रहे हैं हम, थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर से मेरा मूड नहीं जा रहा। सेकेंड, यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वैन की वैल्यू लेते हैं $22,000, सॉरी $22,000, ठीक है। ये कॉस्ट है आपकी वैन की, ठीक है। अच्छा, और जो इसकी यूजफुल लाइफ है वो है, वो होगी 4 ईयर्स की, ठीक है। 4 ईयर्स की इसकी यूजफुल लाइफ है। अच्छा, उसके बाद हमें क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आफ्टर 4 ईयर्स इसको हम सोल्ड आउट कर देंगे फॉर 2000, ठीक है। तो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? आफ्टर 4 ईयर्स
सोल्ड फॉर 200। 4 साल के बाद हम इसको $2000 का सेल कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगी एक बात जो मैंने आपको बताई थी कि जब हम यूजफुल लाइफ एक एसेट की कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब कि एसेट का इस्तेमाल अब, मतलब एसेट पूरी तरह यूज हो चुका है, ठीक है। उसकी लाइफ 4 साल थी, आपने उसको 4 साल यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने मिनिमल वैल्यू पे उसको सेल कर दिया मार्केट में, तो वो जितने का सेल होगा उस वैल्यू को हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। तो ये 2000 वही रेजिडुअल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आफ्टर 4 इयर्स आप इसको सेल कर रहे हो, ठीक है। तो अगर यूजफुल लाइफ पूरी हो चुकी है, मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ कि अगर यूजफुल लाइफ पूरी हो चुकी है और उसके बाद अगर आप एसेट को सोल्ड कर रहे हो, तो उस वैल्यू को हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक क्वेश्चन में कि आफ्टर 4 इयर्स आप उसको सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता आफ्टर 3 इयर्स सोल्ड कर रहे हो, आफ्टर 2 इयर्स कर रहे हो, तो वो यूजफुल लाइफ कंप्लीट ना हुई होती। उस केस में हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर आफ्टर 4 इयर्स, मतलब कि आफ्टर यूजफुल लाइफ अगर आप उसको सेल कर रहे हो, तो जिस वैल्यू पे आपने उसको सेल किया है उसको हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा जी। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, हमने कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमने कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन। इसके आंसर पे चलते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं सिंपल। क्या फॉर्मूला था हमारा? स्ट्रेट लाइन पे हमने कैलकुलेट करना है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इक्वल टू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, ये वाला फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है हमारी इस क्वेश्चन में? 22,000। रेजिडुअल वैल्यू अभी आपको बताया 2000, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 इयर्स। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा $5,000, ठीक है। तो आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है? $5,000। सही हो गया। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत, हाँ, बहुत कुछ सीखने को है। और वो ये है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है ना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो हम कैलकुलेट करते हैं ना डेप्रिसिएशन, वो हर साल सेम होती है, ठीक है। सेम ईयर, मतलब क्या, अगर ये वाली डेप्रिसिएशन हमारी ईयर 1 की थी, तो यही डेप्रिसिएशन हमारी ईयर 2 की भी होगी। ईयर 1 की अगर 5,000 थी, तो ईयर 2 की भी 5,000 होगी, ईयर 3 की भी 5,000 ही होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन होगी, सही है। और हाँ सॉरी, ये ईयर 3 था, और हमारी यूजफुल लाइफ कितनी थी हर साल, मतलब ये इक्वल इक्वल होगी। तो अगर आप एट द एंड ऑफ ईयर 4 आपसे पूछूंगे ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है एट द एंड ऑफ ईयर 4, तो आप मुझे बताओगे 20,000 हो चुके हैं, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। पहली वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है। तो एट द एंड ऑफ ईयर 4 जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो हमारी, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जो हमारी टोटल डेप्रिसिएशन है, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स थी, तो 4 इयर्स की एंड पे जो हमारी टोटल डेप्रिसिएशन है वो 20,000 है, और उस टोटल डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर 4 आपकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 20,000 है, और टोटल डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये 20,000 आपकी एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन है, सही हो गया। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारा एक एक्सपेंस है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है ना हमारे लिए, कि आपके एक एसेट की वैल्यू गिर रही है, ठीक है। उस एक्सपेंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट आप सब पढ़ चुके हैं,
ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में जो हम एक्सपेंसेस के अंडर रिकॉर्ड करते हैं ना एक्सपेंसेस, वहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है और वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये जो 5,000 की हमारा एक्सपेंस आया ना 5,000 का, वो हर साल की इनकम स्टेटमेंट में 5,000 का ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, मतलब 4 साल है ना, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन में जो डेप्रिसिएशन होती है वो हर साल सेम होती है। ठीक है, तो आप मतलब 4 इयर्स यूजफुल लाइफ थी, तो हर साल आप उसको ईयर 1 में भी उसका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट में वो 5,000 रिकॉर्ड करोगे, ईयर 2 में भी उतना करोगे, 3 में भी उतना ही करोगे, और 4 में भी उतना ही करोगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है अंडर द एक्सपेंसेस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब इनकम स्टेटमेंट में तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ चुका है। सवाल ये है कि क्या कुछ बैलेंस शीट में भी जाता है? बैलेंस शीट में भी कुछ जाएगा या नहीं जाएगा? तो द आंसर इज यस, बैलेंस शीट में भी आपका कुछ ना कुछ जाता है। क्या जाता है? सवाल ये है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे ना फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, लेकिन एक फॉर्मेट के थ्रू। यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं लेस accumulated depreciation। और आपको प्रीवियस वीडियो से पता है कि कॉस्ट माइनस accumulated depreciation हमें क्या चीज देता है? कैरिंग वैल्यू। ठीक है, कैरिंग वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट माइनस accumulated depreciation को हम कैरिंग वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो कैरिंग वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट लेस accumulated depreciation इज आवर कैरिंग वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसको लिखते हैं एंड ऑफ ईयर 1। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एंड ऑफ ईयर 2। यहाँ पे लिखते हैं एंड ऑफ ईयर 3। और यहाँ लिखते हैं हमारे एसेट की टोटल यूजफुल लाइफ कितनी थी? 4 इयर्स थी ना, तो इसको हम 4 ईयर तक लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मेट रेडी हो गया। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा सा टेढ़ा मैंने लिख दिया, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। सॉरी। तो अब आप मुझे बताएं कि सबसे पहले हमारे पास आती है कॉस्ट। ठीक है, तो हमारी एसेट की जो कॉस्ट थी ऊपर वाली, जो हम एग्जांपल अभी कर रहे हैं, उसमें एसेट की कॉस्ट कितनी थी? वैन की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 22,000 की। ठीक है, सही है, अच्छा, उसमें से हमने लेस करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्योंकि अभी हम एंड ऑफ ईयर 1 देख रहे हैं, ठीक है, एंड ऑफ ईयर 1 हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट तो हमारी सेम ही रहती है हर साल। ठीक है, तो ईयर 2 में भी हमारी कॉस्ट इतनी आ जाएगी, ईयर 3 में भी इतनी आ जाएगी, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो तो नहीं चेंज होती। सही है, वो तो कैरिंग वैल्यू चेंज होती है ना। सही है, तो ओरिजिनल कॉस्ट तो सेम रहेगी सब सालों में। अच्छा, अब उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, तो आपके पास आ जाएगी कैरिंग वैल्यू। सही है, तो अब मुझे बताएं कि एट द एंड ऑफ ईयर 1 जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी? यहाँ से ऊपर आए थोड़ा सा, और यहाँ पे देखें अगर आप, ये देखें अगर आप, ये चीज एट द ईयर 1 में कितनी डेप्रिसिएशन थी? 5,000 थी। तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? टोटल डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर 1 को ही हम एक्यूमुलेटेड कहते हैं ना। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो 5,000 की थी। ठीक है, एक्यूमुलेटेड को मैं ए से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद आ जाए एट द एंड ऑफ ईयर 2। एट द एंड ऑफ ईयर 2, अब ईयर 2 की जो डेप्रिसिएशन थी वो थी 5,000, लेकिन ईयर 1 की भी शामिल कर लें, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई आपकी एट द एंड ऑफ ईयर 2? 10,000। ठीक है, अगर पिछला लेक्चर आपने सही तरह लिया होगा ना, तो आपको ये बातें बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ईयर 3 की जो डेप्रिसिएशन थी वो थी 5,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर 3 कितनी हो गई? 15,000। इसी तरह
ईयर 4 में जो डेप्रिसिएशन थी वो थी 5,000। तो एट द एंड ऑफ ईयर 4 जो आपकी टोटल डेप्रिसिएशन होगी वो हो जाएगी 20,000। ठीक है, 20,000 की एक्यूमुलेटेड आ गई। सही है जी। तो पहले साल के एंड पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितनी है? 5,000 है। दूसरे साल के एंड पे 10,000 है। तीसरे साल के एंड पे 15,000 है और चौथे साल के एंड पे 20,000 है। ठीक है। तो इन वैल्यूज को हमने नीचे टेबल में पुट कर देना है। ठीक है। तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 जो हमारी डेप्रिसिएशन थी एक्यूमुलेटेड, उसको हमने लेस करना है, वो थी 5,000। एट द एंड ऑफ ईयर 2 एक्यूमुलेटेड थी 10,000 हो गई थी। एट द एंड ऑफ ईयर 3 हमारी 15,000 हो गई थी। और एट द एंड ऑफ ईयर 4 हमारी जो एक्यूमुलेटेड थी वो 20,000 हो गई थी। ठीक है। तो कैरिंग वैल्यू बस इसमें से दोनों में से माइनस कर दें और कैरिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 22,000 माइनस 5,000 विच इज 17,000। ठीक है। उसके बाद 22,000 माइनस 10,000 विच इज 12,000। उसके बाद 22 माइनस 15 विच इज 7,000। एंड इन द एंड 22,000 माइनस 20,000 विच इज 2,000। ठीक है। तो ये आपकी आ गई कैरिंग वैल्यू। एट द एंड ऑफ ईयर 1 17,000, एट द एंड ऑफ ईयर 2 12,000, एट द एंड ऑफ ईयर 3 7,000, एट द एंड ऑफ ईयर 4 2,000। ठीक है। तो अब सवाल ये था कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा। ठीक है। बैलेंस शीट में आपकी जाती है कैरिंग वैल्यूज। अगर आपको कहा जाए कि ईयर वन की बैलेंस शीट है तो उसमें कैरिंग वैल्यू जाएगी 17,000। ईयर 2 की बैलेंस शीट है तो उसमें 12,000 जाएगी। ईयर 3 की 7,000। ईयर 4 में 2,000 जाएगी। ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या जाता है? कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है। ऊपर क्या लिखा था हमने? इनकम स्टेटमेंट में हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाता है और बैलेंस शीट में हमारे कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपने लाजमी ट्राई करना है। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने करके इसका सोल्यूशन मुझे सेंड करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये आपने खुद से सॉल्व करना है, लाजमी सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे सेंड करना है। तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एक छोटी सी और बात देखेंगे इसमें। जो हमारा इस वीडियो में हम एक छोटी सी और बात देखेंगे। और जो सेकंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक जो और चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि एक छोटी सी बात है सिर्फ। जैसे स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन कैलकुलेट करते हुए हमने देखा था ना कि हम यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में हमारे पास यूजफुल लाइफ कितनी थी? 4 इयर्स। तो हम उससे डिवाइड करते थे। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर किसी भी क्वेश्चन में आपकी रेजिडुअल वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू अगर जीरो है ना, ठीक है, अगर रेजिडुअल वैल्यू जीरो है, अब ऊपर वाली एग्जांपल में जीरो नहीं थी, तो ये वाली बात जो मैं अभी बताने लगा हूँ ये सिर्फ आप तब सोचनी है अगर रेजिडुअल वैल्यू आपकी जीरो है। किसी भी क्वेश्चन में अगर वो जीरो है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजफुल लाइफ है, यूएल मैं लिख रहा हूँ 4 इयर्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसमें जो आपकी यूजफुल लाइफ है वो है 4 इयर्स। ठीक है, और उसमें रेजिडुअल वैल्यू है जीरो। ठीक है। तो उसमें हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस विल इक्वेट टू 25%। ठीक है, अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स, तो दिस विल इक्वेट टू 20%। ये मैं समझाता हूँ ये क्या होता है, टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा, इसी तरह अगर आपकी यूजफुल लाइफ है, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, यूजफुल लाइफ है
25 years, this will equate to 4%. ठीक है। क्या मतलब इसका? व्हाट द हेल इज दिस? सही है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका ये मतलब है कि लेट्स से 4 इयर्स है ना, ठीक है। तो 4 इयर्स, अब टोटल परसेंटेज हमारी कितनी होती है? 100% होती है, ठीक है। तो अगर हम 100 को डिवाइड बाई 4 कर दें तो हर साल 25 ही आएगा ना, ठीक है। इसी तरह 5 इयर्स आएगा। सही है। टोटल परसेंटेज 100% है, और अगर हर साल में हम उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास 20% आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 25, सॉरी, अगर 100% टोटल है तो उसको हम डिवाइड करना है 25 ईयर से, तो वो आ जाएगा 4%। ठीक है। कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल कॉस्ट है एसेट की $1,000, ठीक है, और अगर आपको स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को कहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है, फॉर एग्जांपल 25%, ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आप कहेंगे मैं फार्मूला कैसे अप्लाई करूँ जो ऊपर बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए, ठीक है। फॉर्मूला तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यूजफुल लाइफ नहीं गिवन। यूजफुल लाइफ की जगह आपको 25% परसेंटेज गिवन है, ठीक है। तो इस केस में आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई आपने सिंपल क्या करना है, कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना है 25% से, और जो आपके पास आंसर आएगा विच विल बी 2500 इन दिस केस, ये आपकी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का बोला गया है, लेकिन आपको अगर उसमें यूजफुल लाइफ ही नहीं गिवन, तो आप फार्मूला यूज नहीं कर सकते। लेकिन इन दैट केस आपको परसेंटेज गिवन होगी, तो आप कॉस्ट को इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ तब होता है जब रेजिडुअल वैल्यू जीरो हो। इसलिए मैंने ये हाईलाइट की थी बात कि रेजिडुअल वैल्यू जीरो हो। अगर रेजिडुअल वैल्यू जीरो नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ गिवन होगी, आपको परसेंटेज गिवन नहीं होगी, और परसेंटेज गिवन हो भी तो आपने यूजफुल लाइफ से ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये मेथड परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने वाला कॉस्ट को सिर्फ तब अप्लाई होगा जब क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू जीरो है या रेजिडुअल वैल्यू के बारे में कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। तो दैट्स इट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और प्लीज़ डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए। इस क्वेश्चन को किए बगैर आगे ना चलिएगा, अगली वीडियो ना देखिएगा, ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग मेथड को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन मेथड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छी तरह देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर शेयर कीजिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0319223778 3. So, any further guidance, mentoring, feel free to contact me on this number. ठीक है, and send your solution to this number as well. इसमें मैं आपको करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।